जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं रवि प्रताप सिंह एक बार फिर आया हूं आपके सामने संसार के भूगोल की क्लास लेकर। इससे पहले मैं जो क्लास ले चुका हूं वो अक्षांश रेखाओं पर और देशांतर रेखाओं पर ले चुका हूं। ये दूसरा पार्ट है, उसमें मैंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं को ठीक से समझा दिया है, ठीक, कि कैसे वो बनती हैं, और अक्षांश रेखाओं के बारे में बता दिया है कि अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं, अक्षांश वृत्त कौन कौन से हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं देशांतर रेखाएं। तो मेरे दोस्तों, उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे दोस्तों, अब देखिए मैं क्लास को शुरू कर रहा हूं। अक्षांश रेखाओं से संबंधित कुछ तथ्य रह गए थे, 2-4 बिंदु रह गए थे, उन्हें समझ लें, फिर हम देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे। देखिए अश्व अक्षांश क्या होता है, एक बार और समझ लीजिए, ये बहुत आता है क्वेश्चन। क्या होता है अश्व अक्षांश, हॉर्स, ठीक है। हॉर्स अक्षांश क्या होता है, इसको समझ लीजिए। देखिए ऐसा होता है मेरे दोस्तों, मैंने बताया था 30 से और 35, क्या बताया था मेरे दोस्तों, 30 से और 35 अंश के बीच क्या होता है, एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। 30 से 35 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर क्या होता है, एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है, ठीक। वहां क्या होता है दोस्तों, उस एरिया को हम जो है अश्व अक्षांश बोलते हैं। और ये जो जोन होता है इसको बोलते हैं हम उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी बोलते हैं, ठीक है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है मेरे दोस्तों, इसको अश्व अक्षांश कैसे क्यों कहा जाता है, ऐसा होता है कि प्राचीन काल में जब जहाज जा रहे थे, सौदागर लोग जा रहे थे व्यापार करके, तो उनके जो जहाज थे उन पर घोड़े भी लदे हुए थे। अचानक से क्या हुआ, जब वो इस एरिया में पहुंचे तो वहां पर वायुदाब ज्यादा होने के कारण उनके जहाज डूबने लगे, तो उन्होंने घोड़ों को वहां से ऊपर से फेंक दिया, ठीक है, समुद्र के अंदर। तभी से हम इसको अश्व अक्षांश भी बोलने लगे हैं, ठीक। अब देखिए एक होता है ट्रॉपिकल जोन। देखिए मेरे दोस्तों, इसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, ये जो है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश तक के एरिया को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, यानी कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को, ठीक। तो इसके बीच में क्या आता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र भी आता है। इसमें क्या होता है कि कभी ना कभी जो है सूर्य की किरणें यहाँ पर पूरे साल भर में लंबत जरूर पड़ती हैं, और यहाँ पर जो है टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो इसी को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी बोलते हैं। देखिए एक चीज और समझ लीजिए, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है ये भी जान लीजिए। देखिए मेरे दोस्तों, दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। कितनी होती है मेरे दोस्तों, 111 किलोमीटर, ठीक। और देखिए 90 अंश अक्षांश को हम कभी भी अक्षांश रेखा नहीं बोले, अक्षांश वृत्त नहीं बोलेंगे, ये एक बिंदु होता है, इनको हम बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। 90 अंश उत्तरी अक्षांश को हम उत्तरी ध्रुव और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ठीक। अक्षांश रेखाओं की अगर कुल संख्या बताएं मेरे दोस्तों, तो मैंने बताया था 90 अंश जो है कोई अक्षांश वृत्त नहीं है, कोई अक्षांश रेखा नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, एक 0 डिग्री है, ठीक है, 89 ऊपर है और 89 नीचे हैं। तो 0 डिग्री जो रेखा है, ये भी 0 डिग्री जो है ये एक विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, तो ये एक अक्षांश वृत्त हो गया। तो कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी हो गई, 9 9 18 और 1 19 का 9 हासिल लगा, 1 9 9 18 और 8 8 16 और 1 17, 179 क्या है मेरे दोस्तों, 179 अक्षांश वृत्त हैं हमारी पृथ्वी पर, ठीक। तो ये चीजें समझाने के बाद आइए हम जानते हैं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड क्या होती हैं। देखिए मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया था पिछली वाली कक्षा में कि एक 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है, जो भूगोलवेताओं ने खींची है, ठीक, पृथ्वी के बीचों बीच। ये जाती कहां से, देखिए आइए मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए ग्लोब, इस ग्लोब पर अगर ये पृथ्वी का मॉडल है, इस पर देखें तो हम, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक। और ये है यूरोप और ये है अफ्रीका। इन दोनों के बीच, उत्तरी अमेरिका और यूरोप और दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच, देखिए ऊपर जो है, यहाँ इनके बीच में ऊपर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर है, नीचे जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। इसको हम अंध महासागर भी बोलते हैं। होता क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक ब्रिटेन जो है, इंग्लैंड जो है, उसकी लंदन राजधानी है, यूरोप का देश है, ठीक। तो उसके बराबर में ग्रीनविच जगह है, वहां से होकर ये रेखा खींची गई है सीधी, ठीक। और इसी के आधार पर ये 0 डिग्री मान ली गई है
पृथ्वी के केंद्र से इसका कोणीय दूरी क्या है, 0 डिग्री मान ली गई है। अब इसी के आधार पर जो है 360 रेखाएं हम खींचेंगे, ठीक है, और उन बिंदुओं पर जो रेखाएं खींची गई हैं लंबी लंबी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव खड़ी रेखाएं जो खींची गई हैं उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक। अब जैसे ही हम दोस्तों इसको आगे बढ़ाएंगे, देखिए इसके ठीक जैसे जैसे आप जाएंगे इधर, तो मैंने बताया था कि ये एक वृत्त बन जाएगा, और जब वृत्त बन जाएगा तो इस पर कितने अंश का कोण बनेगा, 360 अंश। तो इसी के आधार पर जो है 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। अब जैसे ही पृथ्वी के ठीक, ये 0 डिग्री है, प्रधान यामोत्तर है, ठीक पीछे जाओगे तो आपको यहाँ पर 180 जो है 180 देशांतर रेखा मिलेगी, जो कि अलास्का और साइबेरिया के बीच से होकर गुजरती है, ठीक है, और ये गुजरती है प्रशांत महासागर से, ठीक, बेरिन जल संधि से भी गुजरती है, और ये कहाँ से गुजरती है, प्रशांत महासागर से गुजरती है, और ये ठीक पीछे है इसके 0 डिग्री के पीछे, ठीक। तो अब क्या होता है मेरे दोस्तों, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, जो 180 अंश जो पीछे प्रशांत महासागर में है। इससे क्या होता है, तिथि का निर्धारण होता है, डेट का निर्धारण होता है। ये जो है 1884 में वाशिंगटन डीसी में एक इंटरनेशनल मेरिडियन कांग्रेस हुई थी, उसमें जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया था। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। तो आइए अब समझ लेते हैं देशांतर रेखाओं को। देखिए मेरे दोस्तों, जैसे जैसे आप देखिए यहां मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र है, इस तरीके से समझिए, जैसे पृथ्वी का केंद्र है 0 मान लिया है ऐसे, तो अब जैसे ही आप कोण बनाते चले जाएंगे, मान लीजिए 15 अंश, ये 30 अंश, ये 45 अंश, ये 60 अंश और ये 90 अंश, इस तरीके से, ठीक है। फिर ऐसे ही 90 के बाद 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 105 अंश, इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, और यहां पर एक जगह आएगी 180 अंश, ठीक। और फिर इसी के बाद यही कंडीशन आएगी, 15 अंश, 30 अंश, 45 अंश, ठीक, 60 अंश और ये 90 अंश, और इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर 175 अंश आएगा एक जगह, और एक जगह 160 अंश आएगा, और इस तरीके से 180 अंश पे पहुंच जाएंगे। तब आप समझ गए होंगे, इन्हीं के आधार पर हमने क्या खींच दिए हैं, ये जो है हमने देशांतर रेखाएं खींच दी हैं। ये सब जो है देशांतर रेखाएं हैं। अगर मैं देखूं, देखिए ये 15 अंश मान लो, ये 30 अंश मान लो, ये 45 अंश मान लो, ये 60 अंश मान लो, ये 75 अंश मान लो मेरे दोस्तों, और ये 90 अंश मान लो। इसी तरीके से ये 15 अंश मान लो, ये 30 अंश मान लो, ये 45 अंश मान लो, ये 60 अंश मान लो, ये 75 अंश, ये 90 अंश, ठीक। अब जैसे ही आप उधर को बढ़ोगे तो 90 और 15 कितने हो गए, 105, 105 और 15 कितने हो गए, 120 अंश। इस तरीके से बढ़ते चले जाओगे और 180 अंश आ जाएगा, ठीक, 180 अंश आ जाएगा। तो अब इस तरीके से देखिए, ये 2 बराबर भागों में बांट दिया कि नहीं, एक भाग तो ये हो गया, एक भाग ये हो गया, 2 बराबर भागों में बांट दिया इन दोनों रेखाओं ने। अब आगे हम समझते हैं। देखिए, जब आप समय का निर्धारण करेंगे तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी कि समय का निर्धारण कैसे होता है। ये ग्रीनविच समय रेखा है या प्रधान यामोत्तर रेखा है। जैसे ही प्रधान यामोत्तर 180 अंश इसके पीछे है, ठीक, होता क्या है, 0 डिग्री से, जब आप 0 डिग्री से चलेंगे, ग्लोब से समझिए, प्रधान यामोत्तर रेखा से जब आप चलेंगे यहां से, और यहां तक जब आप जाएंगे इस तरीके से घूमते हुए, और कहां पहुंच गए, 180, तो हमने आधा भाग तय कर लिया, यहां से आधा भाग तय कर लिया। तो हम जो है यहां से जो है 0 डिग्री सी से 180 की तरफ पूरब की ओर चलेंगे तो वो कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। क्या कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध। आधा गोला हो गया, नहीं हो गया, जब आधा गोला हो गया तो इसे हम पूर्वी गोलार्ध बोल देंगे। अब जब इधर की तरफ चलेंगे, ये तो पूरब की तरफ था, और जब हम पश्चिम की तरफ चलेंगे मेरे दोस्तों, जब हम पश्चिम की तरफ चलेंगे तब वो हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। और जब इधर को चलेंगे हम दोस्तों, देखिए जैसे ये हम पूरब की ओर गए थे, अब हम पश्चिम की ओर, इधर की ओर वापस आ रहे हैं, और जब यहाँ पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। अब आप समझ गए होंगे कि देशांतर रेखाएं कैसे खींची जाती हैं, ठीक। अब हम समझते हैं कि समय का निर्धारण कैसे होता है।
आइए दोस्तों, अब समय निर्धारण पढ़ लेते हैं। समय निर्धारण कैसे होता है। मैंने आपको बताया था कि ये 0 डिग्री जो रेखा है, ग्रीनविच रेखा जो है, जिसे प्रधान यामोत्तर रेखा बोलते हैं, इसी से समय का निर्धारण होता है। होता कैसे, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो इस बात को समझिए, पूरी पृथ्वी जब घूमती है तो 24 घंटे लेती है घूमने में। जब 24 घंटे लेगी मेरे दोस्तों तो 360 अंश घूम जाएगी 24 घंटे में। समझ रहे हैं आप। जब 360 अंश घूम जाएगी, जब 24 घंटे को आप मिनट में बदलेंगे तब आपको समझ में आएगा। और उस मिनट से जब 360 को भाग देंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, उस मिनट को जो है 360 से जब भाग देंगे तो मिनट आ जाएंगे कि कितने मिनट जो है एक अंश में घूम रही है। तो हम पता लगाते हैं तो पता चलता है एक देशांतर यानी एक अंश घूमने में, एक अंश देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लग जाते हैं। कितने, 4 मिनट लग जाते हैं मेरे दोस्तों, 4 मिनट लग जाते हैं। और 15 अंश घूमने में कितने मिनट लग जाएंगे, 60 मिनट लग जाएंगे। ठीक, तो अब 24 घंटे में कितने, यानी 60 मिनट यानी 1 घंटा लग जाएगा 15 अंश घूमने में। तो आप समझ गए होंगे कि जब आप 360 को 15 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, तो 24 घंटे लग जाएंगे 360 अंश घूमने में। ठीक है, अब समझिए आगे। देखिए मेरे दोस्तों, होता क्या है, जब 0 डिग्री सी से आप इधर को चलेंगे पूर्वी गोलार्ध में और 180 तक पहुंचेंगे, तब वहां तक पहुंचने में, ठीक है, सूर्य मतलब पृथ्वी को घूमने में कितना समय लग जाता है, 12 घंटे इधर लग जाते हैं। अगर आप इधर से जाएंगे सूर्य की मतलब पृथ्वी की स्पीड से, तो आपको कितने घंटे लग जाएंगे, पृथ्वी को घूमने की स्पीड से 12 घंटे लग जाएंगे। ठीक, तो समय का अंतर समझिए, यहां से यहां तक 12 घंटे और पीछे पश्चिमी गोलार्ध में जाएंगे तो 180 तक पहुंचने में फिर 12 घंटे, तो कितना समय हो गया, 24 घंटे हो गया। कितना समय हो गया, 12 घंटे इधर 12 घंटे इधर, यानी 24 घंटे हो गए। यानी आप समझिए कि पूरी पृथ्वी पर किसी, अगर हम देशांतर रेखा को ले लें, मान लीजिए 0 डिग्री को ले लें, तो यहां पर जो समय का अंतर आएगा, ठीक, वो कितना आएगा, वापस घूम के आओगे तो 24 घंटे का अंतर आएगा, 1 दिन और 1 रात का समय लग जाएगा। देखिए हमारी पृथ्वी पर 24 समय क्षेत्र बनाए गए हैं। भूगोल वेता ने कितने 24 समय क्षेत्र बनाए हैं, वो 15-15 अंश के हिसाब से बनाए हैं। ऐसा इसलिए किया है कि ग्रीनविच समय से, जो ग्रीनविच रेखा है हमारी प्रधान यामोत्तर रेखा है, यहां जो समय का निर्धारण होता है उससे 1 घंटे के अंतर से बनाए गए हैं, पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में। ठीक है, 1-1 घंटे के अंतर से बनाए गए हैं। देखिए 15 अंश पे क्या होगा, मैंने बताया एक जो है एक देशांतर चलने में कितना मिनट लेती है, 4 मिनट। तो 15 देशांतर चलने में कितना मिनट ले लेगी, 15 चौका 60, 60 मिनट यानी 1 घंटा। हो गया, नहीं हो गया 1-1 घंटे का अंतर। तो देखिए इसी तरीके से 15-15 के हिसाब से जब बांटोगे आप तो आपको पता चलेगा कि इधर 12 क्षेत्र बने, इधर 12 क्षेत्र बने, टोटल कितने क्षेत्र हो गए, कितने क्षेत्र हो गए मेरे दोस्तों, 24 क्षेत्र हो गए। ठीक, अब देखिए 24 क्षेत्रों को होता क्या है, समय का निर्धारण ऐसे होता है, जो ग्रीनविच समय है, जो पूर्वी गोलार्ध है उसमें जो है समय आगे चलता है और जो पश्चिमी गोलार्ध है उसमें समय पीछे चलता है। होता क्या है, देखिए हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है इस तरीके से घूमती है कि इधर से पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जब पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है तो सूर्योदय पहले किधर होगा मेरे दोस्तों, पहले पूर्वी गोलार्ध में होगा, क्योंकि सूर्य पहले इधर पड़ेगा सामने। सूर्य जब ऐसे घूम रही है तो सूर्य किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा पहले, तो सूर्योदय पूर्वी गोलार्ध में होता है। तो पूर्वी गोलार्ध का समय मेरे दोस्तों आगे चलता है और जो है पश्चिमी गोलार्ध का पीछे चलता है। अब आप समझ गए होंगे कि जब पूर्वी गोलार्ध में मेरे दोस्तों दिन हो रहा होगा तो पश्चिमी गोलार्ध में मान लीजिए इधर सूर्य है, जब इधर दिन हो रहा होगा तो इधर पश्चिमी गोलार्ध में क्या हो रही होगी, रात हो रही होगी। अब आप समझ गए होंगे कि अगर 10 बज रहे हैं दिन के इधर, तो आप समझ रहे होंगे ठीक पीछे कितने हो रहे होंगे, रात के 10 बज रहे होंगे। ठीक, कितना समय पीछे चल रहा होगा, पीछे 12 घंटे चल रहा होगा समय। ठीक, अब इसी के आधार पर जो है समय का निर्धारण होता है। आइए दोस्तों मानक समय पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड टाइम होता क्या है, देखिए मेरे दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहता हूं। इससे पहली वीडियो में मैंने जो है आपको 189 देशांतर बताए थे कि पूर्वी गोलार्ध में 189 देशांतर हैं और पश्चिमी गोलार्ध में 189 देशांतर हैं। जो मैं गलती से बोल चुका हूं वहां पर 179 कर लीजिएगा आप। 179 देशांतर इधर पढ़ेंगे, 179 देशांतर इधर पढ़ेंगे। देखिए अब मैं देशांतर की कुल संख्या भी बता देता हूं आपको। यहीं पर 179
और 179 और एक 0 अंश वाला हो गया और एक 180 अंश वाला, यानी एक मानक समय रेखा हो गई और एक जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो गई। अब कुल टोटल कितने हो गए आप लगा ही लेंगे, 180 360 हो जाएंगे कुल, एक 179 और एक 180, 179 और एक 180, 180 और 180 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 360। टोटल कितने हो गए, ये 360 देशांतर होते हैं। देखिए मेरे दोस्तों अब आगे पढ़ लेते हैं हम मानक समय क्या होता है। देखिए मेरे दोस्तों मानक समय क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कोई देश होता है, मान लीजिए कोई देश है, तो वो अपने बीचों बीच से गुजरने वाली ऐसी रेखा का निर्धारण करता है जो कि उसके बीचों बीच से देशांतर कोई गुजर रहा हो और वो आधे घंटे जो ग्रीनविच समय है उसके आधे घंटे के गुणज में हो, वहां पर जो समय हो आधे घंटे के गुणज में हो। ठीक, इस बात को याद रखिए, कोई देश है वो उसके बीचों बीच से कोई ऐसी रेखा का निर्धारण करेगा अपनी मानक समय रेखा का कि ऐसा देशांतर रेखा हो जो कि बीचों बीच से भी गुजरे और आधे घंटे का जो है गुणज में, ग्रीनविच समय से आधे घंटे के गुणज में वो रेखा हो। ठीक, तो इसी को हम वो अपनी मानक समय, इसी रेखा, इसी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा निर्धारित कर देता है। जैसे हमारे देश से 82.5 अंश, भारत से कितनी 82.5 अंश रेखा जो है देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक, अब जो 82.5 अंश देशांतर रेखा गुजरती है तो अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। कितने, 5.5 घंटे आगे है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो है आधे घंटे के गुणज में है। ठीक, आधे आधे घंटे को अगर आप 11 बार जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5.5 घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब जो है होता क्या है, हमारा जो देश है मेरे दोस्तों पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा स्थित है देश, हमारा यहां कहीं आता है मेरे दोस्तों, यहां कहीं आता है अगर हमारे भारत को आप देखेंगे तो। ठीक है, यहां कहीं आता है ऊपर। ठीक, क्योंकि यहां पे विषुवत रेखा जाएगी, जब विषुवत रेखा जाएगी तो हमारा देश तो विषुवत रेखा से ऊपर है, कर्क रेखा बीचों बीच से जाती है हमारे, तो यहां से जा रही होगी तो, और वो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में और कितना है 82.5 अंश हमारे यहाँ से बीचों बीच से जा रही है, तो यहाँ कहीं है। ठीक है, आगे और थोड़ी सी तो हमारा देश यहाँ पर है। तो हमारे देश की जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि मतलब मानक समय रेखा है वो जो कहाँ से गुजर रही है, वो इलाहाबाद या प्रयागराज, अब वर्तमान नाम क्या, प्रयागराज के मिर्जापुर से कह दो, या फिर कुछ किताबों में दे रखा है नैनी से गुजरती है प्रयागराज के पास। ठीक, तो इससे हमारे देश के समय का निर्धारण होता है। ठीक, इसका फायदा क्या है मेरे दोस्तों, इसका फायदा ये है कि जो है पूरे देश का एक ही समय निर्धारित हो जाता है, फिर अलग अलग समय नहीं रहता है कि साहब वहां पर ये समय हो गया और वहां पर ये समय हो गया। ना तो स्थिति ये बनती कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में अलग समय हो रहा था और गुजरात में अलग समय हो रहा था। अब हमारा देश एक ही समय के हिसाब से चलता है। अलग अलग देशों में जो है, कुछ देशों ने ऐसा भी किया है कि कई जो है अपने मानक समय निर्धारित कर लिए, मानक समय रेखा निर्धारित कर लिए। ठीक, जैसे रूस में 2 हैं और फ्रांस में और ज्यादा हैं, तो इस तरीके से जो है मानक समय निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ये ऐसी रेखा होती है जो कि देश के बीचों बीच से जाए और उसी के आधार पर वो अपने समय निर्धारित कर लेता है। जैसे हमारा देश जो है, मैंने बताया था अगर कोई इधर अपनी मानक समय निर्धारित करेगा तो ग्रीनविच से वो उसका समय पीछे चलेगा ग्रीनविच समय से, और अगर कोई इधर निर्धारित करेगा तो क्या होगा, इधर जो है आगे समय चलेगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं, ठीक, अगर 12 बज रहे हैं रात के, तो हमारे यहाँ कितना समय हो रहा है, 5.5 घंटे। अगर किसी ने इधर 82.5 अंश पे कर रखा है, 82.5 अंश अपना मानक समय रेखा मान रखिए, 82.5 अंश मान लीजिए किसी देश ने, तो वहां पर 5.5 घंटे पीछे चल रहा होगा समय। अब आप समझ गए होंगे। ठीक, जब 12 में से आप 5 घटाओगे तो कितना होगा, 7, यानी 6:30 वहां बज रहे होंगे। 5.5 घंटे जब आप पीछे जाओगे, देखिए आधे घंटा 7 बज गए और 7 5 12। ठीक, तो यहाँ पर 12 बजे यहाँ टाइम हो रहा होगा। ठीक है, तो मानक समय आप समझ गए होंगे, मानक समय रेखा आप समझ गए होंगे कैसे जो है अलग अलग देश निर्धारित करते हैं मानक समय को। ठीक है, मानक समय रेखा को। तो आइए दोस्तों अब आगे हम पढ़ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वो 180 अंश देशांतर रेखा को कहते हैं। ठीक, ये मैंने जो है यहाँ पर देशांतर रेखाएं दिखा रखी हैं, 135 अंश, 150 अंश, 165 अंश, 180 अंश, 165 अंश।
ठीक, 150 अंश, 135 अंश। तो जो ये जो है 180 से इधर के भाग जो है ये पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी देशांतर कहलाएंगे, और इधर का जो है गोलार्ध वो पश्चिमी गोलार्ध है, इसे पश्चिमी देशांतर कहेंगे। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि जो है 180 अंश जो रेखा है वो क्या है, देशांतर रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। देखिए मेरे दोस्तों, आपको ये जो है सीधी लाइन नहीं दिखाई दे रही होगी, रेड वाली जो लाइन है यही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये जबकि सीधी होनी चाहिए ये 180 पे, लेकिन क्यों नहीं है सीधी, इसको क्यों जगह जगह टेढ़ा किया गया है, इसका विचलन किया गया है, वो इसलिए किया गया है कि देखिए ये तिथि का निर्धारण करती है, किसी देश में और पृथ्वी पर क्या है, तिथि का निर्धारण करती है। अगर ये किसी के देश के बीचों बीच से गुजर जाती तो क्या होता, उस देश में 2 तिथियां हो जाती एक ही समय पर। तो इसको बचाने के लिए क्या किया गया है, इसका मूवमेंट किया गया, ठीक, इसको विचलित किया गया। हुआ क्या, देखिए जैसे ये यहां से चली मेरे दोस्तों, तो फिर क्या हुआ, ये रूस का साइबेरिया बीच में आ गया। अगर हम ये सीधी कर देते, ये रूस के साइबेरिया के भाग से गुजर जाती, एक भाग जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के इधर हो जाता और एक इधर हो जाता, फिर क्या होता, इधर वाले भाग में अलग तिथि होती, इधर वाले भाग में अलग तिथि होती। फिर उसके बाद क्या हुआ मेरे दोस्तों, फिर क्या हुआ, जैसे ये आगे बढ़ी इसका विचलन करा दिया गया, फिर आ गया एल्यूसियन द्वीप। एल्यूसियन द्वीप को बचाने के लिए फिर इसका इधर को मूवमेंट कराया गया। पहले किधर को मूवमेंट कराया गया था, पूरब की ओर, पूरब दिशा की ओर और पश्चिमी गोलार्ध की ओर मूवमेंट कराया गया था। फिर उसके बाद इसका किधर को मूवमेंट कराया गया है, मतलब इसका विचलन किधर को कराया गया है, पश्चिम की ओर कराया गया है और पूर्वी गोलार्ध की ओर कराया गया है। फिर इसके बाद जैसे एल्यूसियन द्वीप से खत्म हुआ एल्यूसियन द्वीप, तुरंत फिर इसको किधर को मूव करा दिया गया, पूरब की ओर और पश्चिमी गोलार्ध की ओर मूव करा दिया गया। फिर जैसे ये रेखा अब सीधी चलनी शुरू हुई, क्योंकि बीच में कोई देश कोई द्वीप नहीं था। फिर उसके बाद समोआ आया और फिजी द्वीप आया। इनको बचाने के लिए क्या किया गया, फिर इसको मूवमेंट कराया गया पूरब की ओर और पश्चिमी गोलार्ध की ओर, इसको मूवमेंट कराया गया और फिर सीधी चलानी शुरू हो गई। क्योंकि इसको यहीं पर चलाना इसलिए मजबूरी थी क्योंकि न्यूजीलैंड के कुछ द्वीप जो है ठीक 180 पे आ रहे थे, तो उनको बचाने के लिए ये यहाँ बीचों बीच आ रहे थे। इसको बचाने के लिए क्या किया गया मेरे दोस्तों, फिर सीधी यहाँ तक चली है। फिर इसके बाद फिर यहाँ पर वो सीधी चलती, फिर चैथम द्वीप आ गया। फिर इसको बचाने के लिए फिर वापस 180 पे आ गई ये रेखा, 180 पर आ गई और फिर सीधी हो गई। इस तरीके से मेरे दोस्तों ये 8 जगह जो है देखिए चेंज हुई है, इसकी जो है स्थिति, मतलब इसका विचलन हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जगह। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे कि 8 जगह इसका विचलन हुआ है। और क्यों हुआ है, क्योंकि एक देश में 2 तिथियां ना हो। देखिए प्रश्न ये बन सकता है कि किस किस जगह से ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरी है। देखिए आर्कटिक सागर से गुजरी है, ठीक, चुक्ची सागर से गुजरी है, चुक्ची सागर से बेरिंग जल संधि से गुजरी है और साइबेरिया को और अलास्का को बचाने के लिए गुजरी है। ठीक है, देखिए साइबेरिया और अलास्का के बीच क्या है, बेरिंग जल संधि है और वहीं पर बेरिंग सागर है। फिर एल्यूसियन द्वीप को बचाने के लिए ये इसका क्या है, विचलन किया गया। फिर उसके बाद प्रशांत महासागर से होकर गुजरी है और प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप को बचाने के लिए, समोआ को बचाने के लिए, टोंगा को बचाने के लिए, न्यूजीलैंड को बचाने के लिए और चैथम द्वीप को, क्योंकि न्यूजीलैंड के कुछ द्वीप जो है न्यूजीलैंड में ही आते हैं और एक ही मानक समय को मानते हैं, तो फिर उसमें भी अलग अलग तिथियां हो जाती। अगर ये सीधी वहां से गुजार दी जाती तो फिर उसको बचाने के लिए निकाली गई है, विचलन किया गया। ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया है मेरे दोस्तों। अब आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि कहां कहां से गुजरी है, तो आर्कटिक सागर, चुक्ची सागर, बेरिंग जल संधि, बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर से होकर गुजरी है। कौन कौन से जो है देशों को बचाकर गुजारी गई है, कौन कौन से द्वीपों को बचाकर गुजारी गई है। साइबेरिया को बचाकर गुजारी गई है जो कि रूस का हिस्सा है। एल्यूसियन द्वीप को बचाने के लिए गुजारी गई है। ठीक, और जो फिजी द्वीप को, टोंगा को, समोआ को, न्यूजीलैंड को और चैथम द्वीप को बचाने के बाद गुजारी गई है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का मूवमेंट इसलिए हुआ है। होता क्या है मेरे दोस्तों, देखिए पश्चिमी गोलार्ध में मैंने बताया था कि समय पीछे चलता है और पूर्वी गोलार्ध में जो है समय आगे चलता है। अब आप समझ गए होंगे, ये वेस्ट W लिख रहा है तो वेस्ट यानी पश्चिमी गोलार्ध है, ईस्ट लिख रहा है, लिख रहा है ईस्ट है, तो ये क्या है, पूर्वी गोलार्ध है। अब आप समझ गए होंगे इधर रविवार है तो इधर क्या चल रहा होगा, सोमवार पूर्वी गोलार्ध में। अगर आप इधर से इधर पार करते हैं इस रेखा को, देखिए जैसे ही आप अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करेंगे आपका दिन बदल जाएगा, आपकी डेट चेंज हो जाएगी। होता क्या है, जैसे ही आप इसको पार करेंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि इधर रविवार है, अगर आप इसको पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर पार कर रहे हैं, पश्चिम की ओर पार कर रहे हैं, तो एक दिन जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध की ओर अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर रहे हैं तो एक दिन बढ़ जाएगा, एक
दिन डेट में बढ़ जाएगा, डेट चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ 24 तारीख है तो इधर 25 हो जाएगी, ठीक, 25 डेट हो जाएगी। और अगर आप इधर से इधर जाएंगे मेरे दोस्तों तो क्या होगा, एक दिन घट जाएगा, एक डेट घट जाएगी, ठीक, क्योंकि इसे यहाँ समय पीछे चल रहा होता है, यहाँ आगे चल रहा होता है, ठीक। ग्रीनविच टाइम से क्या होता है, इधर समय आगे चल रहा होता है पूर्वी गोलार्ध में, इधर पश्चिमी गोलार्ध में पीछे चल रहा होता है। अगर आप इधर देखिए सोमवार में चल रहा है आपका जहाज, जैसे ही आप इधर पहुंचेंगे, ठीक, इसको पार करके पश्चिमी गोलार्ध में पहुंचेंगे, तुरंत वहां समय पीछे चल रहा है तो आप एक डेट पीछे चले जाएंगे, ठीक। तो ये चीजें पूछी जाती हैं। और एक चीज और पूछी जाती है कि देशांतर रेखाओं के बीच भूमध्य रेखा पर कितनी दूरी होती है। तो भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा दूरी होती है देशांतर रेखाओं की, और ध्रुवों पर सबसे कम दूरी होती है, बिल्कुल नहीं होती ध्रुवों पर दूरी, 0 किलोमीटर होती है उनके बीच की दूरी, ठीक, देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखाओं की भूमध्य रेखा पर 111.3 किलोमीटर होती है, और अक्षांश रेखाओं के बीच, दो अक्षांश रेखाओं के बीच कितनी दूरी बताई थी, 111 किलोमीटर। देखिए देशांतर के बीच कितनी हो गई भूमध्य रेखा पर, 111.3 किलोमीटर। और 45 अंश पर जैसे ही आप पहुंचेंगे, चाहे उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी गोलार्ध में जाइए, चाहे दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी के, तो वहां पर कितने किलोमीटर होगी, तो वहां पर बीच में उनकी दूरी होगी 79 किलोमीटर। कितनी, 79 किलोमीटर, ठीक है। और अगर भूमध्य रेखा की बात करें तो मैंने ध्रुवों पर बता दिया, 90 अंश अक्षांश पर क्या होगी, ध्रुवों पर कोई दूरी नहीं होगी, शून्य दूरी होगी, किसके बीच, देशांतर रेखाओं के बीच। अगर हम बात करें भूमध्य रेखा की, देखिए भूमध्य रेखा जो कि कुल अगर दूरी नापी जाए भूमध्य रेखा की तो कितनी है, 40,090 किलोमीटर, 40,090 किलोमीटर। और अगर हम बात करें भूमध्य रेखा कितने प्रतिशत जल से गुजरी है और कितने प्रतिशत भूभाग से गुजरी है, तो 78.7% जल से गुजरी है भूमध्य रेखा, और 21.3% भूभाग से गुजरी है, स्थल से गुजरी है भूमध्य रेखा। मेरे दोस्तों मैं यहीं पर अपनी क्लास को खत्म करता हूं, और आगे वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजरती है, कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है, मकर रेखा किन किन देशों से गुजरती है। ये भी अगली वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ग्रीनविच रेखा, मानक समय रेखा किन किन देशों से गुजरती है, ठीक, और मानक समय रेखा को कौन कौन से दोष, मतलब जिनसे मानक समय रेखा गुजरती भी नहीं है लेकिन फिर भी वो देश उस मानक समय को मानते हैं, वो कौन कौन से देश हैं, इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए संसार का भूगोल।